रतनगंज गांव में रश्मि अपने माता पिता के साथ रहती थी। रश्मि को शुरुआत से ही उसकी माँ परियों की कहानी सुनाया करती थी, जिस वजह से उसके दिमाग में वही सब भर गया था और वो हमेशा बस यही सोचती थी कि असल जिंदगी में भी परियां होती है और वो एक न एक दिन उससे मिलने जरूर आएंगी। एक दिन की बात है, रश्मि अपनी माँ से परियों की कहानी सुन रही थी। तभी उसने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या सच में परियां होती हैं और वो मुझसे मिलने आएंगी? तभी उसकी माँ सुरेखा ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटा, परियां बादलों में रहती हैं और वो तुमसे मिलने एक दिन जरूर आएंगी। पर माँ वो कब मिलने आएंगी? वो दिन कब आएगा माँ? मुझे उनसे जल्दी मिलना है, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। ये तो मुझे नहीं पता बेटा, मगर जो बच्चे अच्छे होते हैं और अपने माता पिता का कहना मानते हैं, उनसे वो बहुत खुश होती हैं। तब वो उनसे मिलने बहुत जल्दी आती हैं। लेकिन माँ मैं तो आपकी सारी बात मानती हूँ और अब मैं आपका सारा काम भी करूँगी और आपकी हर बात मानूंगी, बस मुझे परी मिल जाए, क्योंकि इस बार मैं अपना जन्मदिन बादलों में बसे परियों की दुनिया में केक वाले घर के साथ मनाना चाहती हूँ। तभी सुरेखा बहुत ज्यादा हैरान होती है और रश्मि से कहती है, क्या बादलों में बसे परियों की दुनिया में ये तुम कैसा मजाक कर रही हो रश्मि बेटा? क्यों माँ, परियां तो जादुई होती है, वो तो कुछ भी कर सकती है और मुझे अपना जन्मदिन बादलों में परियों के साथ ही मनाना है। ये सुनकर रश्मि की माँ सुरेखा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि परियों की कहानियाँ सुनते सुनते ऐसा कुछ हो जाएगा। ऐसे ही शाम हो जाती है और शाम को जब रश्मि के पिता चेतन घर पर आते हैं तो वो उनसे कहती है, सुनिए जी, वो रश्मि ने तो अजीब सी रट लगा रखी है। क्या हुआ सुरेखा, तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो और क्या कह दिया रश्मि ने? जी वो कह रही थी कि इस बार उसे अपना जन्मदिन बादलों में परियों के साथ मनाना है। अब बादलों में कहाँ से केक आएगा और कैसे हम उसका जन्मदिन मनाएंगे? अरे सुरेखा, ये सब तो तुम्हारी कहानियों के साइड इफेक्ट की वजह से हुआ है। मैंने तुमसे कहा था ना कि उसे जादुई और परियों की कहानी कम सुनाया करो, क्योंकि इससे बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। अब देख लिया ना तुमने, अब कैसे समझाएंगे हम उसे? जी मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन अब मैं रश्मि को कैसे समझाऊं? तुम चिंता मत करो, उसका जन्मदिन आने दो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। समय गुजर रहा था और सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन रश्मि अपनी दोस्त स्वीटी के साथ खेल रही थी, तो स्वीटी ने रश्मि से कहा, अरे रश्मि, अब तो तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है ना, क्या तुम मुझे नहीं बुलाओगी अपने जन्मदिन में? नहीं स्वीटी नहीं, मैं इस बार अपना जन्मदिन बादलों में परियों के साथ मनाऊंगी, तो तुम वहाँ पर कैसे आ सकती हो? अरे रश्मि, तुम क्या कह रही हो? तुम अपना जन्मदिन बादलों में कैसे मना सकती हो? तुम क्या कोई परी हो? हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम देखना, इस बार परियां मेरा जन्मदिन मनाने के लिए खुद आएंगी और वो मेरे लिए बादलों में केक भी बनाएंगी। अरे रश्मि, तुम पागल हो गई हो क्या? इसलिए ऐसी पागलों वाली बातें कर रही हो? नहीं स्वीटी, तुझे मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता ना, तो तुम देख लेना, मैं तुम्हें ये जरूर करके दिखाऊंगी कि मेरा जन्मदिन परियां कैसे मनाती है। इतना कहकर रश्मि वापस घर आ जाती है और घर पर आने के बाद वो अपनी माँ से फिर से वही कहती है, माँ अब तो मेरे जन्मदिन में बस एक हफ्ता रह गया है, पर अभी तक परियां क्यों नहीं आ रही हैं? मुझे परियों के साथ अपना जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाना है। रश्मि की ऐसी बात सुनकर सुरेखा थोड़ी हैरान होकर और थोड़ी सी विनम्रता से अपनी बेटी से कहती है, बेटा मैं आज तुम्हें सच बताती हूँ, लेकिन तुम बुरा मत मानना। लेकिन बेटा परियां नहीं होती, मैं तो बस तुम्हें कहानियाँ सुनाया करती थी। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो अपना जन्मदिन इस बार बादलों में परियों के साथ ही मनाना है, बस मैंने बोल दिया, अब मुझे कुछ भी नहीं पता। अरे बेटा मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, ऐसा मुमकिन नहीं है। हम तुम्हारा जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाएंगे, मेरी बात मानो बेटा। सुरेखा उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर रश्मि मानती ही नहीं है और गुस्सा हो जाती है और आखिरकार उसका जन्मदिन आ ही जाता है।
वो बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि वो परियों से मिलना चाहती थी। उसे खुश देखकर उसके माता पिता भी बहुत खुश थे, पर उन्हें डर था कि यदि परियां नहीं आई तो फिर क्या होगा, क्योंकि अभी तक किसी ने भी परियों को देखा ही नहीं था। धीरे धीरे दिन गुजरा और शाम हो गई। शाम के समय सुरेखा ने रश्मि से कहा, चलो बेटा, हम लोग केक लेने चलते हैं, क्योंकि थोड़ी देर में तुम्हारा केक काटना है ना। नहीं माँ, परियां खुद केक लेकर आएंगी और मैंने आपसे कहा था ना कि इस बार मेरा जन्मदिन बादलों में मनेगा तो बादलों में ही मनेगा। तो अब मैं बस परियों का इंतजार करूँगी। अरे बेटा, सच में परियां नहीं होती, ये सिर्फ कहानी और किस्सों में सुनाया जाता है। हमने कहा ना, हम आपका जन्मदिन बहुत अच्छे तरीके से मनाएंगे। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, ये सब तो बस कहानियों में होता है। चलो अब, अगर देर हो गई तो तुम अपना जन्मदिन नहीं मना पाओगी। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं पता माँ। मेरा जन्मदिन तो परियां ही मनाएंगी, बस मैं उनका इंतजार करूँगी। और ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है। अपनी बेटी को रोता हुआ देखकर उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार हम लोग क्या करें? तभी अचानक उनके घर में तेज रोशनी होती है और 3 सुंदर परियां उनके घर पर आती है। परियों को देखकर वो लोग हैरान रह जाते हैं और वहीं रश्मि बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने मम्मी पापा से कहती है, माँ देखो, परियां आ गई। माँ देखा, सच में परियां आ गई। मैंने आप लोगों से कहा था ना कि परियां मेरा जन्मदिन मनाने जरूर आएंगी। तभी उनमें से एक परी, नैना परी, मुस्कुराकर कहती है, हाँ रश्मि, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हम सब क्यों नहीं मनाएंगे आपका जन्मदिन? हम जरूर मनाएंगे। आप हमें इतने दिनों से याद कर रही थी तो हमें आना ही पड़ा। पर आप लोगों ने आने में इतनी देर क्यों की? आप पहले नहीं आ सकती थी क्या? पता है, सभी लोगों को मैं पागल लगती थी। तभी उनमें से दूसरी परी, पायल परी, कहती है, अरे हमें तो तुम्हें सरप्राइज देना था। हम तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए इतनी देर से आए। वैसे तुम्हें हमारा सरप्राइज कैसा लगा रश्मि? मुझे बहुत अच्छा लगा परी जी। अब आप सभी मेरा जन्मदिन मनाएंगी ना? तभी तीसरी परी, मुस्कान परी, कहती है, रश्मि, तुमने जैसा कहा था बिल्कुल वैसे ही तुम्हारा जन्मदिन मनाया जाएगा। चलो तुम मेरे साथ और आप लोग भी हमारे साथ चलिए। इसके बाद वो परियां अपनी जादुई छड़ी से उन लोगों को बादलों में बसे परियों की दुनिया में ले आती हैं। बादलों में लाने के बाद तीनों परियां रश्मि से कहती हैं, देखो रश्मि, हमने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। मुस्कान परी इतना कहकर जादुई छड़ी से 3 जादुई केक बनाती है। केक को देखकर रश्मि बहुत खुश हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ देखा, बादलों में केक। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं इस बार अपना जन्मदिन बादलों में परियों की दुनिया में मनाऊंगी। तभी उसकी माँ सुरेखा मुस्कुराती है और अपनी बेटी रश्मि से कहती है, हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी। तभी मुस्कान परी मुस्कुराते हुए रश्मि से कहती है, अच्छा चलो रश्मि, अब तुम जल्दी से अपना केक काटो, फिर तुम्हें एक और जादू देखने को मिलेगा। क्या आप सच कह रही हो परी जी? तभी नैना परी बड़े प्यार से रश्मि से बोलती है, हाँ रश्मि, ये तुम्हारा जादुई बर्थडे केक होगा। अब चलो जल्दी से केक को काटो। इतना सुनकर जैसे ही रश्मि तीनों केक को काटती है, वैसे ही वो केक जादुई केक के घर में बदल जाते हैं। यानी कि वो केक एक घर में बदल जाते हैं, जिन्हें देखकर रश्मि और उसके माता पिता काफी हैरान होते हैं। तभी पायल परी उनसे कहती है, कैसा लगा रश्मि तुम्हें हमारा केक का जादुई घर? अरे वाह, यहाँ तो केक का जादुई घर है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक समझा, ये जादुई केक का घर है। तुमने ही तो कहा था ना कि मैं बादलों में केक के घर में जाऊंगी, तो हमने तुम्हारे लिए केक का घर बना दिया। अब तुम यहाँ पर आराम से रहो। क्या आप सच कह रही हैं? पर हम लोग यहाँ कैसे रह सकते हैं? हम तो इंसान है ना? हमें पता है, लेकिन आज की रात तुम लोग आराम से इस घर में रह सकती हो। इस घर में तुम्हारी जरूरत की सभी चीजें होंगी। अब तुम लोग जाकर आराम करो।
ये सुनकर रश्मि बहुत ज्यादा खुश होती है और इसके बाद वो लोग जादुई केक के घर में पहुंच जाते हैं। वो केक घर अंदर से दिखने में बहुत ही आलीशान था और उन्हें उनकी सारी जरूरत की चीज भी वहाँ पर मिल गई थी। और तो और परियां भी उनके साथ केक के घर में जाती है और वो लोग उस रात बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं। और जैसे ही सुबह होने वाली होती है वो सभी परियां रश्मि से आकर कहती हैं, अच्छा रश्मि, अब तुम्हारा पृथ्वी पर जाने का समय आ गया है, अब तुम अपने घर जाओ। ठीक है परी जी, लेकिन आप लोग मुझसे मिलने आते रहना, मैं आप लोगों को बहुत मिस करूंगी। जरूर रश्मि बेटा, जब भी तुम हमें दिल से बुलाओगी हम लोग तुमसे मिलने जरूर आ जाएंगे। चलो अब घर जाने का वक्त आ गया है। इसके बाद वो परियां रश्मि और उसके माता पिता को वापस पृथ्वी लोक पर पहुंचा देती हैं। फिर जब वो देखते हैं तो वो सभी अपने बिस्तर पर होते हैं, जिससे रश्मि को अच्छे से समझ में आ जाता है कि ये सब परियों ने किया है और अब वो बहुत ज्यादा खुश थी। ये कहानी निशा नाम की एक लड़की की है। निशा जब 5 साल की थी तभी वो अपने माता पिता के साथ एक मेले में घूमने गई हुई थी, लेकिन मेले में भीड़ ज्यादा होने की वजह से निशा का हाथ अपने माता पिता से छूट जाता है और वो एक दुकान के सामने खड़ी होकर जोर जोर से रोने लगती है। उसी समय पल्लवी नाम की एक चालाक और लालची किस्म की औरत की नजर निशा पर पड़ती है और वो उसे अपनी बातों में बहला फुसलाकर अपने गांव ले आती है। लेकिन शुरू में तो पल्लवी निशा के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार किया करती थी, पर जैसे जैसे निशा बड़ी होती गई तो पल्लवी उसके साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर देती है और उसे अपने घर का सारा काम करवाती है और बदले में उसे पेट भर खाना भी नहीं देती है। साथ ही छोटी छोटी बात पर उसे बहुत मारती पीटती भी है। ऐसे ही आज भी। अरे निशा, कहाँ मर गई? जल्दी बाहर आ। क्या हुआ आंटी, कोई काम था क्या? अरे मैंने तुझसे कहा था ना मेरे सारे गंदे कपड़े धो देना, लेकिन तू यहाँ मेरे कपड़े धोने की बजाय अपने कमरे में बैठकर आराम फरमा रही थी। नहीं आंटी, वो खाना बनाते समय मेरा हाथ जल गया था, बस उसी पर दवाई लगाने के लिए कमरे में गई थी। अरे हाथ जला ही तो है, टूटा तो नहीं। तुझे तो बस काम न करने का बहाना चाहिए। रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। इतना कहकर पल्लवी निशा को बहुत मारती है। आंटी छोड़ दीजिए आंटी, मुझे मत मारिए, मैं अभी जाकर आपके सारे कपड़े धो देती हूँ, प्लीज आंटी। अब आई ना तेरी अकल ठिकाने पर। जब तक 2-3 जूते नहीं खा लेती तब तक तेरा काम में मन ही नहीं लगता। उसी समय पल्लवी का पति प्रणव वहाँ पर आता है और कहता है, अरे पल्लवी, बस भी करो, ऐसे किसी लावारिस बच्ची को इस तरह मारना अच्छी बात नहीं है। वैसे भी तुम पहले ही से उसके गांव से उठाकर लाने की गलती कर चुकी हो, लेकिन अब इसे इस तरह से परेशान करके अपनी गलतियों का घड़ा और मत भरो, क्योंकि किसी दिन इसके माता पिता को इसके बारे में पता चल गया ना तो पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। अरे तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो, जब भी बोलते हो मनहूस ही बोलते हो। इसलिए जाओ और चुपचाप से खाना खा लो और तू जाकर जल्दी से सारे कपड़े धो, वरना आज पूरे दिन तुझे खाना नहीं मिलेगा, समझी? पल्लवी हमेशा निशा पर इसी तरह अत्याचार किया करती थी। उसे ना तो पेट भर खाना देती थी बल्कि उसे बात बात पर बहुत मारा करती थी। इसलिए निशा हमेशा अपने माता पिता को याद करके रोया करती थी। माँ, पिताजी आप लोग कहाँ हैं? मुझे आप लोगों की बहुत याद आती है, प्लीज मुझे यहाँ से आजाद करवाइए। आंटी मुझे बहुत मारती है और मुझसे घर का सारा काम भी करवाती है। तभी वहाँ पर पल्लवी आ जाती है और कहती है, अरे बंद कर अपना ये रोना धोना और काम पर ध्यान दे। जल्दी से सारे घर की सफाई कर और फिर बाजार जाकर सब्जियाँ ले आ। आंटी हाथ में बहुत जलन हो रही है, इसलिए काम करने में बहुत तकलीफ हो रही है, तो मैं इतनी जल्दी साफ सफाई कैसे कर पाऊंगी? क्यों? खाना खाने के लिए तो बड़े जल्दी हाथ चलते हैं तेरे, और काम करने के लिए कह दो तो महारानी के हाथों में दर्द हो जाता है। इसलिए अब जल्दी से काम खत्म कर और बाजार जा, वरना फिर से मुझे अपना डंडा उठाना पड़ेगा। नहीं आंटी, मैं कर रही हूँ। इतना कहकर निशा हाथों में चोट होने के बावजूद भी सारे घर की सफाई करती है और फिर सब्जियां लेने बाजार भी जाती है। लेकिन बाजार से वापस आते समय
रास्ते में एक नदी पड़ती है और उसी नदी के सामने अचानक से निशा का सब्जियों का थैला फट जाता है और सारी सब्जियां नदी में गिरकर बह जाती हैं। ये देखकर निशा बहुत घबरा जाती है और कहती है, हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? अब मैं घर कैसे जाऊंगी? आंटी तो मुझे बहुत मारेंगी क्योंकि सारी सब्जियां तो नदी में गिर गई। अब ऐसे मैं घर वापस कैसे जा पाऊंगी? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हे ऊपर वाले, अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। इतना कहकर निशा नदी के किनारे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और जब उस आवाज को सुनकर निशा नदी में ध्यान से देखती है तो उसे नदी के अंदर एक जल परी दिखाई देती है जो मछुआरों के लगाए जाल में फंसी होती है। प्लीज मेरी मदद करो, वरना वो मछुआरा मुझे अपने जाल में फंसाकर ले जाएगा और मुझे महंगे दाम में बाजार में बेच देगा। इसलिए प्लीज मुझे बचा लो, मैं अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाना चाहती। प्लीज मेरी मदद करो। अरे आप कौन हैं? आप चिंता मत करिए, मैं अभी आपकी मदद करती हूँ। इतना कहकर निशा मछुआरों के लगाए जाल को बीच में से काट देती है जिससे वो जल परी आजाद हो जाती है। फिर जल परी निशा से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया निशा, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। अरे आपको मेरा नाम कैसे पता? मैंने तो अभी तक आपको अपना नाम ही नहीं बताया। निशा, मैं एक जादुई जल परी हूँ और मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। अच्छा, अगर आप एक जादुई जल परी हैं, तो आप इस तरह से मुझसे मदद क्यों मांग रही थी? क्योंकि निशा, मैं अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल अपने ऊपर नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ये शक्तियाँ दूसरों की मदद करने के लिए मिली है। क्योंकि आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच पाई है, तो अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तो बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? जल परी जी, मुझे तो बस अपने माता पिता के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। पता नहीं वो लोग कैसे होंगे, मुझे बस अपने माता पिता से मिलवा दीजिए जल परी जी। तुम चिंता मत करो निशा, तुम अपने माता पिता से जरूर मिलोगी। इसलिए जैसा मैं कहती हूँ बस वैसा करो। तुम अपनी आंटी को किसी न किसी बहाने से फिर से उसी मेले में ले जाने के लिए कहो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे माता पिता उसी मेले में मिलेंगे और वो लोग भी तुम्हारा बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। इतना कहकर जल परी अपनी जादुई शक्तियों से निशा की सब्जियां वापस ले आती है, जिसे लेकर निशा अपने घर वापस चली जाती है और जल परी के कहे अनुसार वो पल्लवी से कहती है, आंटी, आपको पता है जिस मेले से आप मुझे उठाकर लाई थी ना, उसी मेले के अंदर एक खजाना गड़ा हुआ है। मुझे कल एक परी मिली थी और उसी ने मुझे ये सब बताया है। इसलिए मुझे तो लगता है हमें एक बार चलकर देख लेना चाहिए। क्या तू सच कह रही है? लेकिन ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? आंटी, मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन काम की वजह से ध्यान ही नहीं रहा। इसलिए हमें देर नहीं करनी चाहिए, वरना अगर वो खजाना किसी और के हाथ लग गया तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, तू बिल्कुल सही कह रही है। हम लोग अभी तेरे गांव चलते हैं। सुनिए जी, जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें अभी इसके गांव चलना होगा। अरे अब तुम भी क्या इस बच्ची की बातों में आ रही हो? अरे तुम तो चुप ही रहो जी, एक बार चलकर देखने में क्या ही हर्ज है। और अगर कहीं ये बात सच हुई तो सोचो हम लोग कितने माला माल हो जाएंगे। इतना कहकर पल्लवी अपने पति और निशा को लेकर उसकी गांव चली जाती है और उस दिन भी वही मेला लगा हुआ था जिस मेले से निशा गायब हुई थी। आंटी, चलो ना, अंदर चलकर देखते हैं। हाँ, जल्दी चलो, वरना वो खजाना किसी और के हाथ लग जाएगा। इतना कहकर निशा जैसे ही मेले के अंदर जाती है, वैसे ही उसके सामने उसके माता पिता खड़े दिखाई देते हैं और जैसे ही उसके माता पिता उसे देखते हैं तो उनकी आंखों से आंसू छलक उठता है, क्योंकि वो भी इतने सालों से अपनी बेटी का इंतजार कर रहे होते हैं। इसलिए जैसे ही निशा उन्हें दिखती है, वैसे ही वो भागकर उनके गले लग जाती है और ये सब देखकर पल्लवी के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। माँ, पिताजी, आप लोग कहाँ थे? आपको पता है मैंने आप लोगों को कितना याद किया और ये औरत मुझे अपनी बातों में बहला फुसलाकर अपने घर ले गई और मुझ पर बहुत अत्याचार किया। माँ, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, तेरी माँ तेरा ख्याल नहीं रख पाई। तुझे ढूंढने के लिए ना जाने कहाँ कहाँ भटकती रही, लेकिन तेरा कोई भी अता पता नहीं चला मेरी बेटी। लेकिन कल रात सपनों में एक जल परी ने आकर मुझे तेरे बारे में बताया, बस इसीलिए हम इस मेले में चले आए।
उस जलपरी का लाख लाख शुक्र है जिसने हमें हमारी बच्ची से मिलवा दिया। इसका मतलब ये सब तेरी एक चाल थी। तू मुझे यहाँ बेवकूफ बनाकर लाई है। रुक जा, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बच्चों तो तुम नहीं, तुमने एक माँ बाप से उसके बच्चे को अलग करने का पाप किया है। इसके लिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। इंस्पेक्टर साहब, पकड़ लीजिए इस औरत को। इसने ही मेरी बच्ची के ऊपर बहुत अत्याचार किया है। इससे इसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। और इस तरह पल्लवी को पुलिस पकड़कर ले जाती है और उसे जेल में बंद कर देती है। और उस जादुई जलपरी की मदद से निशा को अपने माता पिता वापस मिल जाते हैं और वहीं पल्लवी को उसके किए की सजा मिल जाती है।